ठीक है, चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं वहां तक आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में प्लानिंग या योजना के बारे में। योजना, किसी योजना को आप हर एक जगह पे देख सकते हैं। व्यक्ति विशेष अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर या निजी स्तर पर योजना बनाता है। हर एक छोटी छोटी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यक्ति हर दिन योजना बनाता है कि हम यहाँ जाएंगे, वैसे करेंगे, मेरे पास ये साधन है, इतना पैसा है, इतना गाड़ी है, या इतना दोस्त है, या इतना संपत्ति, जो भी है उसके अनुसार से वो अपना प्लान सेट करता है और गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। लेकिन जब यही योजना किसी देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए, अर्थव्यवस्था कहने का मतलब यह है कि क्या उत्पादन होगा, क्या बिक्री होगा, कितने सड़क बनेंगे, कितने रेलवे बनाई जाएंगी, कितने इंडस्ट्री लाए जाएंगे, कितने, कैसे कृषि का विकास किया जाएगा, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कैसे लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा, वगैरह वगैरह। देश के सामने अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास थ्रू दिस प्लानिंग 1951 से भारत में शुरू हुआ, जो 2014 तक चला। अब ये प्लानिंग जिसने आपके इकोनॉमी को लगभग 70 वर्षों तक डिजाइन किया, डेवलप किया और इस मुकाम पर पहुंचाया कि भारत आज दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो उसके बारे में हमको समझना जरूरी है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि योजना होता क्या है और योजना कह सकते हैं कि योजना क्यों लाया गया भारत में। अब आज के कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं, या आज के क्लास में, कि योजना भी कई तरह का होता है। आपको यह भी जानना होगा, और यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग करते समय सोचना पड़ेगा। तो आज हमारा होगा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग या योजना का वर्गीकरण। अब योजना का वर्गीकरण हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम योजना को समझ सके। हम योजना को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है और हमारा अर्थव्यवस्था एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। हम योजना को इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दुनिया की इकोनॉमी को डिजाइन दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमी को एक रास्ते पे लाया है, ट्रैक पे लाया है। इसलिए हमको इसके फीचर्स को समझना होगा। जब हम इसके फीचर्स को या कैरेक्टर को समझ लेंगे तब हम आसानी से इसकी कमियों को और इसके कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव बातें हैं उसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग योजना का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने का कई पैमाना है। जैसे कि पहला, योजना का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ये देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था का या योजना का किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है। या आप कह सकते हैं कि जो योजना है उस योजना को बनाने में, एग्जीक्यूट करने में राज्य क्या रोल प्ले करता है। तो योजना या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और राज्य के बीच संबंध के मध्य संबंध के आधार पर पहला वर्गीकरण हम करेंगे। इसमें स्टेट या गवर्नमेंट क्या रोल प्ले किया प्लानिंग में, कैसे रोल प्ले किया, किस प्रकार से किया। सबसे पहला योजना के जब कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम क्लासिफिकेशन में ये देखेंगे कि राज्य या गवर्नमेंट का क्या रोल था, कैसे उसको ये किया, क्या करता था, सिर्फ ऑर्डर देता था या सिर्फ प्लान बनाता था या एग्जीक्यूट करता था और अपने फॉर्म या अपने एजेंसी या अपने अभिकरण के माध्यम से करता था, या प्राइवेट सेक्टर को भी अपने अंदर अपने साथ लेता था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन योजना का प्लानिंग का होगा राज्य के साथ संबंध के आधार पर। राज्य का अर्थव्यवस्था के साथ किस तरह का संबंध था, उस आधार पर हम योजना को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो राज्य और बाजार के या राज्य और सरकार के संबंध के आधार पर, राज्य और अर्थव्यवस्था के संबंध के आधार पर हम इसको पहले देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण होगा वो हम देखते हैं कि प्लानिंग का जो टाइम था या ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग
उसके आधार पर भी योजना कई तरह का होता है। जैसे शॉर्ट टर्म योजना, लॉन्ग टर्म योजना, मिड टर्म योजना, रोलिंग योजना, इस तरह की योजनाएं भी होती है। शॉर्ट टर्म योजना यानी कि 5 वर्षों के लिए, लॉन्ग टर्म 20-25 सालों के लिए हम प्लान बनाए हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। जैसे आप तैयारी करते हैं तो आप तैयारी करने के लिए पहले से स्ट्रेटेजी या प्लान बनाए हुए हैं कि हमको 5 साल के अंदर में अपना तैयारी कंप्लीट कर लेना है, तो ये 5 ईयर प्लान हो गया। कुछ लोग हैं 2 साल अपना फिक्स करके रखे हुए, 2 साल में हमको ऐसे ऐसे करना है, ये इतना क्लासेस करने हैं, इतने रिसोर्सेस इकट्ठे करने हैं, इतने नोट्स बना लेने हैं, इतने प्रैक्टिस कर लेने हैं और उसके बाद हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो योजना के अवधि के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। तो दूसरा वर्गीकरण होगा समय के आधार पर वर्गीकरण। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, पीटी में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। अब पीटी में आपसे या वनडे एग्जाम में क्या आपसे पूछा जाएगा, चाहे कलर का एग्जाम ले, रेलवे, एसएससी या यूपीएससी का, पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार रोलिंग प्लान कब आया, भारत में कौन सी योजना थी जो बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इस तरह से सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए टाइम पीरियड के आधार पर भी हमको योजना को देखना होगा भारत का एग्जाम्पल के साथ कि भारत में लॉन्ग टर्म स्कीम भी है, शॉर्ट टर्म स्कीम भी है, मिड टर्म स्कीम भी है और रोलिंग प्लान भी रहा है। ये सब के सब भारत में अपनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान ही हमारे यहाँ एडॉप्ट किया गया है, हमारे यहाँ 20 ईयर्स प्लान भी यूज किए गए हैं। जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान, एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट प्लान, ये सब के सब लॉन्ग टर्म प्लान है। लगभग 20 साल 30 साल का टारगेट रखा गया, स्कीम बनाया गया, योजना बनाया गया और उसको हासिल करने की कोशिश की गई। तो दूसरा ये होगा हमारा वर्गीकरण समय के आधार पर या टाइम ड्यूरेशन के आधार पर प्लान का टाइप्स या वर्गीकरण। तीसरा होगा, आप कह सकते हैं कि जो योजना का क्षेत्रीय व्यापकता, यानी कि क्या वो पूरे भारत के लिए बनाई गई या कुछ किसी क्षेत्र विशेष के लिए बनाई गई या किसी कार्य विशेष के लिए बनाई गई। तो तीसरा वर्गीकरण होगा क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, यानी कि रीजनल एक्सपेंशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर। इसका तात्पर्य यह है कि क्या हम कोई प्लान बनाए तो क्या सिर्फ पूरे भारत के लिए बनाए या सिर्फ बिहार के लिए या सिर्फ राजस्थान के लिए या सिर्फ केरल के लिए। तो योजना हम अलग अलग तरीके से बनाए हैं कि कुछ स्कीम हमने सिर्फ बिहार के विकास के लिए बनाया। जैसे मान लो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, हरित क्रांति लाए, तो उसको हम लोग पूरे भारत के लिए लाए कि सिर्फ उत्तरी भारत के लिए लाए। तो पता चलेगा कि वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्लेनी रीजन या मैदानी क्षेत्र के लिए था, जो उत्तरी भारत में एग्जीक्यूट किया गया। तो कुछ ऐसे स्कीम है जो पूरे भारत के लिए लाया गया, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल पूरे भारत के लिए लाया गया कि भारत में हमको इतने अवधि में अपने जनसंख्या को कम कर लेना है और इसके लिए कई तरह के सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए और आज भी हम उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब थ्रू लॉ मेकिंग करके, जनसंख्या नियंत्रण कानून को ला करके। विकास बोलो, क्या पूछना है। तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, रीजनल एक्सपेंशन के आधार पर योजना कितने प्रकार का होता है। यह है समय के आधार पर, हाँ, या अवधि के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्रिया के आधार पर कि किस प्रकार की प्रक्रिया थी, सेंट्रलाइज थी या डिसेंट्रलाइज था। चौथा प्रकार होता है योजना का प्रक्रिया के आधार पर। किस तरह का प्लान था वो आगे हम डिस्क्लोज करेंगे। किस तरह का प्लान था, क्या सेंटर सिर्फ प्लान बनाता था और उसको एग्जीक्यूट कराता था कि राज्य भी प्लान बनाती थी और उसको एग्जीक्यूट कराती थी। तो पता चलेगा नहीं, सेंट्रल तो बनाती ही थी, राज्य भी बनाती थी, उसके भी जिले स्तर पर नियोजन समिति है, प्लानिंग समिति है, राज्य स्तर पर उसका भी अपना स्कीम है, वो भी अपने लेवल पे काम करती है। तो यहाँ पे भारत में दोनों ही तरह के काम किए गए, सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज दोनों ही, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों ही तरह के आयोजन लाए गए। समझ में आया। एक और है लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी ऑफ अचीविंग टारगेट्स।
लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या था, रणनीति के आधार पर। स्ट्रैटेजी ऑफ अचीविंग टारगेट्स। तो ये टाइप्स हैं। इस टाइप्स के आधार पर आप जब समझ लेंगे योजना को, तब आपको समझ में आएगा, पिक्चर क्लियर होगा कि योजना कैसे काम करता था, क्यों करता था, और इसमें क्या क्या मदद लिए गए या क्या क्या सुधार किए गए जब जैसी जरूरत पड़ी। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और राज्य के मध्य संबंध, यानी सरकार का क्या रोल था, इसको आपको समझना चाहिए। सबसे पहला चीज, इसमें क्या क्या किया गया, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है। अब योजनाबद्ध या राज्य और योजना के बीच या राज्य एवं अर्थव्यवस्था के बीच संबंध के आधार पर समझना है, तो इसको थोड़ा सा एक सिंपल वे में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये भारत है, भारत में 28 स्टेट हैं अलग अलग, आपको पता ही है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है। इज दैट क्लियर? अब कल्पना ये करो कि क्या दिल्ली में बैठी हुई सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम केंद्रीय सरकार कहते हैं या जिसको भारत की सरकार कहते हैं, क्या भारत की सरकार योजना जो बनाती है या बनाई है 1951 से जो इंप्लीमेंटेशन किया गया, क्या वो सीधे ऑर्डर दे करके लागू करवाती थी? पता चलेगा कुछ नेचर ऐसा भी था, यानी कि राज्य, चाहे वो केंद्र की राज हो या स्टेट के गवर्नमेंट हो, दोनों की दोनों सरकारें ऑर्डर की तरह, आदेश की तरह योजना को एग्जीक्यूट कराती थी। इसीलिए हम जब पहली क्लासिफिकेशन करते हैं कि अर्थव्यवस्था और राज्य के बीच योजना के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान कैसे संबंध थे, तो पहला हमारे मन में यही आता है कि हमारा जो प्लानिंग था वो आदेशात्मक था, आदेशात्मक नियोजन आप कह सकते हैं। इसके भी कैरेक्टर हमारे यहाँ थे, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों अपने इच्छा से प्लान बनाते थे और उसको एग्जीक्यूट कराते थे। उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए अपने एजेंसी या अभिकरण बनाए हुए थे, जो भी उनके मिनिस्ट्री थे, जो भी उनके फर्म थे, जो भी उनके एजेंसियां थी, उन सबों के साथ मिल करके उनको टारगेट देती थी और कहती थी भैया ये अचीव करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सेंट्रल ने कोशिश किया या योजना बनाया कि भैया हमको इस साल 2 लाख करोड़ रुपए हेल्थ को इंपावरमेंट करने के लिए या स्वास्थ्य का ये करने के लिए हमको कई सारे हॉस्पिटल बनाने हैं, डॉक्टर तैयार करने हैं, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस बनाने हैं, और भी जो भी हेल्थ सर्विस से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है सबके सब डेवलप करना है। तो उसने प्लान कर लिया, और प्लान करने के बाद पूरे के पूरे पार्लियामेंट लेवल से लेकर के पंचायत लेवल तक उसको एग्जीक्यूट कराया। उसके लिए उसने अपने सारे एजेंसी लगाए, सारे जो भी उनके नौकरशाह है या जो भी उनके तंत्र में शामिल है, वो सबों को लगा करके लक्ष्य दे दिया गया कि हमको आने वाले 10 वर्षों में या 5 वर्षों में, अगर 5 ईयर का प्लान है तो 5 वर्षों में हमको कम से कम 2 लाख हॉस्पिटल, कॉलेज और भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो सबको बनाना है, और बना करके हमको स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करना है। तो ये हो गया इंपेरेटिव, या कह सकते हैं कि आदेशात्मक प्लान। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंपेरेटिव प्लान। तो ये भी था, लिख लीजिए, ये वो नियोजन प्रक्रिया है जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुसार होती है। हम लोग बात कर रहे हैं योजना या अर्थव्यवस्था तथा राज्य के बीच के संबंध के आधार पर योजना, कि राज्य क्या हस्तक्षेप कर रही है, किस तरह का रोल प्ले कर रही है, क्या राज्य सिर्फ प्लान बना करके बैठ गई है या एग्जीक्यूट भी करा रही है। तो पता चलेगा ये एग्जीक्यूट भी करा रही है अपने एजेंसियों के थ्रू। तो इसके आधार पर हमको उसको समझना है।
तो जब आदेशात्मक या इंपेरेटिव प्लान देखते हैं तो उसके अंतर्गत लिखते चलना है, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुसार उन्हें आदेशात्मक या लक्ष्य आधारित नियोजन कहा जाता है। वह योजना प्रक्रिया जो राज्य नियंत्रित हो, जो राज्य के कंट्रोल में हो। वो राज्य का मतलब है यहाँ पे सरकार या यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो वो नियोजन जो राज्य के नियंत्रण में हो उसको हम लोग आदेशात्मक या इंपेरेटिव प्लान कहते हैं। इस प्लान के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो केंद्रीकृत होता है, सेंट्रलाइज होता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है तो पंचायत लेवल पर उसका डिसीजन लिया जाएगा, नहीं। सेंट्रल लेवल का प्लान है तो सेंट्रल लेवल पे ही डिसीजन लिया जाएगा। उसके जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, यही डिसीजन लेगा कि हमको किस तरह का योजना बनाना है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। तो आदेशात्मक प्लान में निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीकृत होता है, सेंट्रलाइज होता है। कुछ व्यक्ति या कुछ एजेंसी के पास ही शक्ति निहित होता है। जैसे परिवार की तरह समझ लीजिए, परिवार में सबको निर्णय या फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है। किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ मुखिया को होता है। बाकी हम और आप सिर्फ सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये जो आदेशात्मक प्लान होता है इसमें डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होता है। चाहे राज्य अगर योजना बनाई है तो राज्य डिसीजन लेगी, यूनियन बनाई है तो यूनियन डिसीजन लेगी। क्लियर है? इसमें प्लान जो होता है वो राज्य के पूरी तरह से कंट्रोल में होता है, यानी सरकार के कंट्रोल में ये योजना होता है। तीसरी व्यवस्था या तीसरा फीचर्स, ये राज्य के नियंत्रण में होता है। किस तरह के प्लान में? इंपेरेटिव प्लान या आदेशात्मक प्लान। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रशासनिक ढांचा है, योजना को एग्जीक्यूट करने में, योजना को आगे बढ़ाने में, योजना को लागू करने में, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है, वो सब के सब उसमें रोल प्ले करती है योजना को एग्जीक्यूट करने में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब आप ऐसी योजना देखते हो जो जिसमें शक्ति सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें ऑर्डर राज्य के द्वारा दिया जा रहा है, जो प्लान राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, वैसी स्थिति में जहां पे राज्य होगी वहां पर उसके तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी या प्रशासनिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही काम करेगी। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हम थोड़ी देर में करते हैं क्लास लेकर के। किसका तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया तुमको? अच्छा, बुखार है तो क्लास करना है तो करो, नहीं तो जाओ। ठीक है। तो सेंट्रलाइज जो इंपेरेटिव प्लान होता है, जो आदेशात्मक प्लान होता है, उसमें राज्य की भूमिका प्रत्यक्ष होती है। राज्य आदेश देता है, ऑर्डर देता है, बनाता है, एग्जीक्यूट कराता है। तो जब एग्जीक्यूशन की प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, यानी उसको लागू करने की बारी आती है, तो उसमें इंपेरेटिव प्लान में या आदेशात्मक प्लान में उसके प्रशासनिक ढांचा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यही प्रशासनिक ढांचा या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस डिटर्मिनेशन दोनों ही करता है। यानी कि कौन से स्कीम को कहां लागू किया जाए, लाया जाए, कैसे लागू किया जाए, ये सब के सब काम, यानी कि वितरण का काम और मूल्य निर्धारण का काम, ये दोनों ही प्रशासनिक ढांचा ही करती है। इसमें राज्य का प्रशासनिक ढांचा किसका है? राज्य का है, सरकार का है। तो सरकार ही अपने तंत्र के माध्यम से यानी इसके माध्यम से वो सारा काम करती है। वितरण कहने का मतलब यह है कि किस राज्य में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, किस राज्य को क्या विकास चाहिए, किस राज्य को किस तरह के स्कीम चाहिए, ये देने का काम यही करता है। ये किसका है? राज्य का है या सरकार का है। तो इसमें प्रशासनिक तंत्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या ब्यूरोक्रेसी का योगदान होता है।
आप समझ लीजिए ऐसे कि जब से प्लानिंग कमीशन गया है तब से ब्यूरोक्रेट्स का या अधिकारियों का, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, या जो भी अधिकारी हो जो कमाते थे इन स्कीम के माध्यम से, उनकी कमाई कट गई है। नहीं तो इनका रोल बड़ी अहम होता था। जैसे मान लो एक स्कीम आया, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार ने अपने राज्य स्तर पर, केंद्र की सरकार ने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कोई स्कीम लाया कि एक भी गांव अपने ब्लॉक लेवल से सड़क मार्ग से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि हर एक गांव में एक सड़क होना चाहिए जो ब्लॉक से जुड़े, या उस गांव के जो शहर है गांव के आसपास उस शहर से जुड़े। अब इसके लिए एक स्कीम लाया गया। सपोज मान लो एक स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये कॉन्सेप्ट था कि गांव के जितने भी गांव हैं उन सबों को मुख्य बाजार से, शहर के बाजार से जोड़ना है। अब ये स्कीम केंद्र सरकार की आ गई, योजना बन गई कि हम 5 वर्षों में हर एक गांव को सड़क से, मुख्य सड़क से जोड़ेंगे और वो सड़क शहर से जुड़ेगी। अब ये स्कीम पूरे भारत में लागू हुआ। अब जितने भी अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, आईएएस से लेकर के सेक्रेटेरिएट लेवल तक, सब के सब उस स्कीम से खूब मलाई खाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। टेंडर देने में, काम समय पर पूरा करने के एवज में, काम नहीं भी हुआ तो भी पेपर पे दिखा करके, 14 से पहले चलता था ये सब पेपर वर्क होता था, ऑनलाइन रिकॉर्ड न के बराबर सरकारी कार्यों में होता था। अब न सब कुछ ऑनलाइन हो गया है कि कुछ भी होता है, एक पत्ता भी खड़कता है देन सरकार के रिकॉर्ड में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम सेंट्रलाइज प्लान की, जब भी हम इंपेरेटिव प्लान की बात करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन, सर्विस प्रोवाइडिंग करने में या उसको एग्जीक्यूट कराने में प्लान को बड़ी अहम रोल प्ले करती है। और आपके यहां भी ये चीज था, ठीक है। दूसरी ओर जब आप ये देखते हैं कि सेंट्रलाइज इंपेरेटिव प्लान अगर आप देखें, यानी आदेशात्मक प्लान अगर कोई होगा तो उसमें ये सोचा जाता है या ये देखा जाता है कि जो कंज्यूमर क्लास है उसको सब कुछ पता नहीं है तो उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस कीमत पर चाहिए, ऐसा सोचा जाता है। और भारत के लिए ऐसा सोचा गया कि भारत का जो कंज्यूमर क्लास है यानी उपभोक्ता वर्ग है उसको नहीं पता है कि कौन सी सर्विस उसके लिए बेटर होगी। तो ये भी सोचने का काम प्लानिंग कमीशन या राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार की ही होती है या राज्य की होती है, आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो हम हैं, अब हम प्लान डिजाइन कर रहे हैं कि भाई हमको आने वाले 5 वर्षों में हर एक परिवार को मोबाइल से कनेक्टिविटी कर देना है या टेलीकॉम से जोड़ देना है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस उससे प्रोवाइड करनी है, मान लो सपोज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बनाया लक्ष्य कि आने वाले 5 वर्षों में, मान लो 2022 है, अब 2022 में हमने प्लान बनाया, मान लो हम केंद्र की सरकार है, पीएम नरेंद्र मोदी, हम योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। हम लोग देखेंगे योजना आयोग का ढांचा, कैसे योजना आयोग में कौन कौन से लोग शामिल होते थे, कैसे डिसीजन लिया जाता था, कैसे प्लान बनाया जाता था, वो अलग बात है। अभी इसमें हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। हम लोगों को पहला से लेकर के 12वीं 5 ईयर प्लान तक देखना है, कौन कौन से किस नाम से जाना जाता था, क्या टारगेट फिक्स किया गया, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई गई, वो आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले उसका हिस्ट्री देखेंगे कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो भारत में इसकी शुरुआत 1934 से हो गई थी, लेकिन फाइनली ये 1950 में स्टेबल किया गया और 1951 में ये लागू हुआ। तो वो बात हम लोग देखेंगे। और भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर में योजना को लागू किया गया। सॉरी, योजना को कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको अवॉइड कर दीजिएगा। तो 1951 से लागू हुआ नागौर में, वहां पे पंचायती राज सिस्टम आया था। तो मान लीजिए 2022 में हम बैठे हुए हैं, अब हमको हमारा ये टारगेट है, हमने ये स्कीम बनाया, ये योजना डिसाइड किया कि हम आने वाले 5 वर्षों में भारत के सभी गांवों को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। सबके हाथ में फोन होगा, या तो लैंडलाइन या मोबाइल। आप देखो ना, आप खुद सोचो, आज हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है। आज से 10 साल पहले नहीं था। उससे पहले फोन देखना भी लोगों के लिए नसीब की बात होती थी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों के पास बेस फोन होता था, जिसको हम लोग टेबल पर या कहीं पे रखते थे और
उसको रिसीवर उठा करके यूज करते थे। पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन पहले वो चलता था। उससे भी पहले चलता था, 2 तरह का होता था, एक कान में अलग से लगाइए, एक मुंह के पास लगाइए, ऐसे होता था, और बड़ा सा उसका सिस्टम होता था। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ ये कहीं ना कहीं सरकार के प्लान का ही देन है। अगर सरकार प्लान नहीं की होती, देन MTNL नहीं बनाती, BSNL नहीं बनाती, और भी इस तरह की जो कंपनियां हैं वो नहीं बनाती। तो सरकार ये समझ करके चलती है, जो इंपेरेटिव प्लान होता है उसमें ये समझ करके चलती है कि हमारा जो कंज्यूमर क्लास है, हमारा जो उपभोक्ता क्लास है, उसको सब कुछ पता नहीं है। उसको नहीं पता है कि उसको क्या चाहिए, उसको नहीं पता है कि कितना चाहिए, उसको नहीं पता है कि कब तक चाहिए। तो इंपेरेटिव प्लान में या आदेशात्मक प्लान में उपभोक्ता को आप कह सकते हैं कि विवेकशील नहीं समझा जाता है, बुद्धिमान नहीं समझा जाता है। यह समझा जाता है कि हम जो देंगे, हम जो प्रोवाइड करेंगे वही उनके लिए अच्छा है। और ये उपभोक्ता की मजबूरी भी है, कंज्यूमर क्लास की मजबूरी है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, उनको वही मानना पड़ेगा। अगर सरकार कहेगी कि भैया MTNL से ही टेलीकॉम सर्विस लेना है तो आप MTNL से ही लेंगे। सरकार कहेगी कि BSNL से लेना है तो आप BSNL से ही लेंगे। और ये चीज 1991 से पहले ही होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। 1991 से पहले यही होता था। 1991 के बाद जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, उसके बाद से ही हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया कि भाई रिलायंस आ जाओ, एयरटेल आ जाओ, वोडाफोन आ जाओ, हच आ जाओ, टाटा आ जाओ, ये एयरसेल आ जाओ, पता नहीं कितने तरह की सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आ गई। तो उससे पहले हम नहीं लाए थे, क्योंकि हमको पता था कि हमारे कैपेबिलिटी क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। इसी आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। तो इंपेरेटिव प्लान हमेशा ही ये सोचता है कि हमारा कंज्यूमर क्लास एक तरह से थोड़ा कम विवेकशील है, उसको नहीं पता है, और इसीलिए हम जो देंगे वही उसके लिए सूटेबल होगा। तो ये हुआ आपका, आप कह सकते हैं कि आदेशात्मक प्लान, पहला टाइप। अगर हम राज्य और बाजार या राज्य अर्थव्यवस्था के संबंध के आधार पर अगर हम प्लानिंग को डिफाइन करें, तो आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सोशलिस्ट कंट्री है, जैसे रसिया है, तो वहां पे क्या था, रसिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर इंपेरेटिव प्लान को देखना है तो आप रसिया को देखिए, रसिया को भी देखिए और चाइना को भी देखिए। रसिया एवं चाइना, आपको इसका बेहतर एग्जांपल मिलेगा। रसिया में क्या था कि जितने भी रिसोर्सेस थे उसमें सारे फैसले सरकार के हाथ में केंद्रीकृत होता था। रसियन गवर्नमेंट या रसियन सरकार के द्वारा सारे फैसले लिए जाते थे। आपके यहां भी यही होता है। प्लानिंग में सारे फैसले कौन लेता था? केंद्र की सरकार। अगर केंद्र की सरकार प्लानिंग बना रही है तो वो लेती थी, अगर राज्य की सरकार अपने स्तर पे बना रही है देन वो लेती थी। ठीक है। समाजवादी सरकार में अगर रसियन पैटर्न को देखें तो वहां के रिसोर्सेज जो हैं, जितने भी जल जंगल जमीन या हैंडमेड जो भी रिसोर्सेज है, उस पर वहां के समूह या समाज का नियंत्रण होता है। आप अगर रसिया में अगर खेती करने देखेंगे कि खेती वहां पे कैसा होता है, तो वहां पे खेती हमारी तरह नहीं होती है कि आपके पास 5 बीघा जमीन है, उनके पास 20 बीघा, उनके पास 3 कट्ठा, उनके पास 10 कट्ठा, और वो अपना अपना खेती कर रहे हैं और सरकार को मालगुजारी या टैक्स दे रहे हैं। रसिया में ऐसा नहीं है। वहां पे सारी संपत्ति समाज की है। अगर खेती है तो वहां पे सोशल फार्मिंग होता है। सभी लोग, गांव के सभी लोग मिल करके एक ही खेत में काम करेंगे, उत्पादन होगा और देन उनको बांट दिया जाएगा। ये रसिया का सोशलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न है। राज्य एक नियंत्रणकर्ता के रूप में होता है और संसाधन पर जो कंट्रोल होता है वो समाज का होता है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ व्यक्तिगत संपत्ति का कॉन्सेप्ट है। हम सेवाएं सरकारी चाहते हैं कि सरकार की जो सरकार के पास कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके पास रहे, वो निजी हाथों में न जाए, और हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथों में रहे यानी निजी हाथों में रहे। अब हम इसी द्वंद में लड़ते रहते हैं। रसिया में ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरे समाज की है। आज मान लो रसिया के किसी क्षेत्र में चले गए, यहाँ पे खेत है, तो कोई ए व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये मेरा खेत है, बी नहीं कह सकता कि ये मेरा खेत है, ना तो सी कह सकता है कि ये मेरा खेत है। ये खेत सबका है, A to Z का है। जो जो इसमें काम करेगा उसको उसका उत्पादन में हिस्सा मिलेगा। ये रसिया का उत्पादन पैटर्न है।
तो रसिया में जब इंपेरेटिव या आदेशात्मक प्लानिंग को आप देखते हैं तो वहां पे सारे फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन संपत्ति सामूहिक होता है या समाज का होता है। वहीं अगर चाइना को देखें तो चाइना में वहां भी प्लानिंग जो अपनाया गया, तो वहां की प्लानिंग भी यही थी। वहां भी सारे संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण था और संसाधन भी या संसाधन का स्वामित्व भी सरकार के हाथ में था। यहां पे सिर्फ नियंत्रण था, स्वामित्व समाज का था। चाइना में नियंत्रण भी सरकार के पास है और मालिकाना हक भी सरकार के पास है, यानी स्वामित्व भी सरकार के पास है। भारत के पास क्या है? भारत के पास क्या है? तो भारत के पास उल्टा है, नियंत्रण सरकार का है, फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन स्वामित्व किसका है? निजी हाथों में। ऐसी स्थिति में हमको प्लानिंग को लागू करने में बड़ी मुश्किल आया है। हम प्लानिंग को अपनाने के बाद भी उतना सक्सेस क्यों नहीं हो पाए जितना रसिया चाइना हो पाया? क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी को प्राइवेट बनाया गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, हर चीज प्राइवेट। एक पेन है तो ये हमारा है, हम इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दे सकते हैं, पता नहीं किसको क्या कर सकते हैं। प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रसिया और चाइना में अलग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वहां पे ये चीज मिला है। तो जब आप इंपेरेटिव प्लान की बात करते हैं तो इंपेरेटिव या आदेशात्मक प्लान में राज्य की भूमिका निर्णायक होती है, जिसमें आपके यहां भी ये चीज मिलता है। इज दैट क्लियर? हाँ। अब दूसरा, अगर राज्य और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों के आधार पर देखें तो दूसरा है निर्देशात्मक प्लानिंग। निर्देशात्मक प्लानिंग को दरअसल इंग्लिश में कहा जाता है इंडिकेटिव, यानी कि सरकार सिर्फ इशारा करती है या बना दी प्लान, करना आपको है, ऐसे समझ लो। दूसरा है निर्देशात्मक प्लान, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, पहले वाली वर्गीकरण का। निर्देशात्मक प्लान, इंडिकेटिव, ये टर्म क्या? हाँ ठीक है, इंडिकेटिव प्लान। अब इंडिकेटिव प्लान क्या है? अब ऐसे समझ लो इंडिकेटिव प्लान क्या है। मान लो आप कहीं सड़क पे जा रहे हो या सड़क पे यहां पे खड़े हो, अब आपके पास एक कोई कार वाला आया पूछने के लिए, भैया हमको जाना है पटना का रास्ता बताइए। आपने उसको इंडिकेट कर दिया कि यहां से सीधे चले जाओ, वहां एक चौक मिलेगा, वहां से लेफ्ट ले लेना, फिर वहां से सीधे चले जाना, एक और चौक मिलेगा, वहां से राइट ले लेना। अब इंडिकेट कर दिया हम उसको, वो अपना उसी रास्ते पे चले गया और वहां से फिर निकल गया। इंडिकेशन देना, ये नेचर भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सिर्फ इंपेरेटिव प्लान नहीं है, आदेशात्मक प्लान नहीं था, हमारे यहाँ इंडिकेटिव भी था। यानी कि सरकार योजना बनाती थी तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी तरह से वही लागू करती थी, बल्कि और सारी एजेंसियों, जो प्राइवेट एजेंसी है, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उनकी मदद से भी अपने लक्ष्यों को हासिल करती थी। तो क्या है इंडिकेटिव योजना? लिख सकते हैं आप। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता है। गोल सेट करेगा स्टेट या गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट बनाई है तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बनाई है देन स्टेट गवर्नमेंट। तो लक्ष्यों का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी निजी और बाजार दोनों को ही सौंपा जाता है। मान लीजिए हमने गोल सेट कर दिया कि भैया हमें अपने देश की साक्षरता दर जो वर्ष 2022 में 68% है, हमको 2027 में बढ़ा करके 75% करना है। हम यूनियन गवर्नमेंट है, हम स्टेट गवर्नमेंट है। हमने प्लान बनाया कि हमको 2027 में अपने देश की साक्षरता दर को, लिटरेसी रेट को, जो वर्तमान में 68% है, उसको बढ़ा करके हमको 75% करना है 5 वर्षों में। अब अगर डायरेक्टिव रहेगा, देन डायरेक्टिव होगा तो सिर्फ क्या होगा,
सरकार के जितने एजेंसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जितने फॉर्म हैं, वो सारे काम करेंगे इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए। लेकिन जब इंडिकेटिव होगा तो सरकार स्कीम बना दी, फंड सेट कर दी कि इतना का बजट है और इतने स्कूल खोले जाएंगे, इतने टीचर हायर किए जाएंगे, इतने प्रोफेशनल हायर किए जाएंगे, इतने लाइब्रेरी बनाए जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद सबको शामिल कर लिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के भी आप आइए, आप स्कूल बनाइए, आप कॉलेज बनाइए, आप हॉस्पिटल टीचर हायर कीजिए, और इस तरह से हमारा जो एजुकेशन का रेशियो है या ग्राफ है उसको ऊपर उठाइए। तो निर्देशात्मक प्लान में निजी क्षेत्र या बाजार को भी अवसर दिया जाता है लक्ष्य को हासिल करने में। क्लियर है? निजी क्षेत्र, हाँ बोलो, एवं बाजार, हाँ सरकार की ही होती है। सरकार ऑर्डर पास करती है और अपनी जो एजेंसियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उनके जो फॉर्म हैं, उनके माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करती है आदेशात्मक में। निजी कंपनियों या निजी क्षेत्र को भी पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाता है। जैसे इंडिकेशन दे दिया गया कि भैया हमको 75% एजुकेशन को बढ़ा देना है। अब आदेशात्मक होगा, इंपेरेटिव होगा, देन सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसी, सरकारी उपक्रम ही उसमें काम करेंगे और वो लक्ष्य को हासिल करेंगे। ऊपर से उनको ऑर्डर आएगा, वो उसको हासिल करेंगे। निर्देशात्मक ऐसा नहीं है, गोल सेट कर दिया गया और सबको कर दिया गया कि भैया सभी लोग इन्वेस्ट कीजिए, सभी लोग लगिए और लग करके हासिल कीजिए इस लक्ष्य को। तो प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, दोनों मिलकर के उस लक्ष्य को हासिल करते हैं। मान लो लक्ष्य है कि हम यहाँ पे स्कूल अगर खोलेंगे तो हमारा ज्यादा खर्चा आएगा। जैसे आज ऐसे समझ लो, आज हमारा यही चीज चल रहा है, इंडिकेटिव ज्यादा काम कर रहा है। कैसे? मान लो सरकार ने कहा कि भैया हमको अपने देश का हाईवे या सड़क को बढ़िया करना है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का डेवलप नहीं होगा देन वहां का इकोनॉमी कभी डेवलप नहीं हो सकता है। तो हमको सड़क बनाना है। तो पहले सरकार क्या करती थी? पहले सरकार करती थी टेंडर निकालती थी और टेंडर निकाल करके कह देती थी भैया बना करके हमको दे दो, और वो अपना जो भी टेंडर लेने वाली कंपनियां हैं, एजेंसी है, वो अपना मुनाफा कमाती और निकल जाती थी। इससे सरकार को क्या होता था? लॉस होता था। बनते समय बन जाता था और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो खराब भी हो जाता था। अब सरकार इसके जगह पे क्या कर दी? पीपीपी ले आई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या हो गया कि सरकार और प्राइवेट दोनों मिल करके सड़कें बनाएंगे, दोनों मिल करके बनाएंगे, दोनों का पैसा लगेगा, सरकार भी लगाएगी और प्राइवेट सेक्टर भी लगाएंगे, और उससे जो टोल टैक्स आएगा वो दोनों आपस में बांट लेगी। अब एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया है, बीओपी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये प्राइवेट सेक्टर को इंडिकेटिव प्लान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बनाइए, संचालित कीजिए और हस्तांतरित कर दीजिए। आजकल इस मोड पे सरकार काम कर रही है। सरकार किसी निजी एजेंसी को, निजी कंपनी को दे रही है कि भैया सड़क बनाओ, 500 किलोमीटर का सड़क आपको बनाना है। उसने ऑक्शन कर दिया, ठेका निकाल दिया, टेंडर निकाल दिया, लोग उस कंपनी शामिल हुई, टेंडर ली, बनाई, उसको चलाई, और उसमें से जितना भी उसने इन्वेस्ट किया था, जितना उसका कैपिटल लगा था, कह दिया कि भैया 5 साल के लिए ये रोड आपकी है। अब वो कंपनी ही उस रोड को संचालित करेगी, मरम्मत वही करेगी, टोल टैक्स वही वसूल करेगी, और जब उसका इन्वेस्टमेंट विथ प्रॉफिट, जितना उसका प्रॉफिट का टारगेट था, सरकार के साथ उसने जो डील किया है, जो एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, एमओयू किया है, उस आधार पर वो उतने वर्षों तक रोड का संचालन करता है, अपना लगाया गया पैसा वापस लेता है, और जब ये सब कुछ हो जाता है देन रोड को सरकार के हाथों दे देता है कि लीजिए आप अपना रोड संभालिए। अब सरकार ऑपरेट करेगी, सरकार कमाएगी और सरकार ही मरम्मत करेगी। तो ये इंडिकेटिव प्लान का एक और एग्जांपल है। समझ में आया? इसमें सरकार जो होता है एक इंस्पिरेशनल रोल प्ले करता है, एक प्रेरणादायक के रूप में। राज्य या सरकार प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है, ये इंस्पिरेशन के रूप में काम करता है कि ये करो, ऐसे करो, इतना फंड लगा दे देंगे, ऐसे ठेका दे देंगे, दे करके और करवा करके काम करवाती है अपना, और अपने लक्ष्य को हासिल करती है।
यानी इससे ये अच्छा चीज है, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में करप्शन बहुत ज्यादा होता है, अटकाओ भटकाओ लटकाओ वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होता है। और जो लाल फीताशाही या रेड रिबन के लोग हैं, रेड टेपिज्म में जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने कमाई पर या अपने प्रॉफिट के लिए वो योजना का या प्लान का ऐसी की तैसी कर देते हैं। फंड आता है मान लो सड़क बनाने के लिए, तो सड़क कागज पे बनता है या अधूरा बनता है और फंड पूरा खर्च कर दिया जाता है, उसको अपने कर्मचारी लेवल से लेकर के मंत्री लेवल तक उसकी बंटवारा कर ली जाती है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन था, इससे निकलना जरूरी था और निकला गया। तो इंडिकेटिव प्लान में ये नेचर आपको दिखाई देता है। एक और याद रखना, इसमें सरकार का हस्तक्षेप इनडायरेक्ट होता है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि बाजार को आराम से काम करने देता है कि भैया आप काम कीजिए, लक्ष्य को हासिल कीजिए। और ये चीज हमको 1991 से दिखाई देता है, जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाते हैं। उससे पहले हमारा आदेशात्मक प्लान था और उसके बाद हमारा निर्देशात्मक प्लान हो गया, यानी सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ करके काम करने की अवसर देने लगी और उनको रास्ता दिखाने लगी। इससे मैक्सिमम बेनिफिट भी हुआ। समझ में आया? हाँ, आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि सरकार प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है, इंस्पिरेशन देती है कि तुम काम करो, ये चीज विकास करो, इतना दिन ऑपरेट करो और उसके बाद फिर मुझे ट्रांसफर कर दो, या ऑपरेट करो मुझे देते रहो। जैसे इसका एग्जांपल देखना है तो हमारे यहाँ आर्थिक ग्रोथ में सेज को लाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या है? ये इंस्पिरेशनल प्रैक्टिस है। निजी फर्मों को या आप कह सकते हैं बाजार को काम करने का मौका दिया गया। जैसे सेज लाए हम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। याद रखना है, एक पूछा जाता है सेज का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने लाया। इसमें क्या किया हमने कहा कि ये जो इकोनॉमिक क्षेत्र है, इकोनॉमिक एरिया है, जोन है, यहाँ पे जो कुछ भी बनेगा वो एक्सपोर्ट 70% या 75% एक्सपोर्ट करने के लिए बनेगा, निर्यात करने के लिए बनेगा, और 25% घरेलू मार्केट में बेचा जाएगा। अब पता है सरकार को कि इससे अगर हम किसी क्षेत्र को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलप करते हैं, मान लो सपोज भारत का जो ये क्षेत्र है, तमिलनाडु का ये कोस्टल रीजन है। हमको पता है कि इस कोस्टल रीजन में सिर्फ और सिर्फ फिशरीज का काम होता है, फिशिंग होता है, लोग मछली पालते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपना रोजगार जीवन यापन करते हैं। लेकिन सरकार को पता चला कि भैया यहाँ पे मछली बहुत ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दें। अब ये मछली पकड़ने के काम में बड़ी बड़ी कंपनियां लगेंगी, और कंपनियां जो इस कंपनी जब कंपनियां लगेंगे तो वहां पे अधिक से अधिक मजदूर या मछुआरा रखे जाएंगे, उनको नौकरी दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, उनके बच्चे होंगे, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए सड़क की व्यवस्था की जाएगी, टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था की जाएगी, वगैरह वगैरह सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं दी जाएगी। इससे क्या होगा कि ये एरिया विकसित हो जाएगा, और ये एरिया से जो उत्पादन होगा उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशों में भेजेंगे, उससे मुनाफा होगा, उसी मुनाफा को हम यहाँ पे इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो कॉर्पोरेट को भी फायदा हुआ, इस रीजन को भी फायदा हुआ। सरकार प्लानिंग करके इस तरह से उनको प्रेरित करती है और प्रेरित करके अपना विकास करती है। ये एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है जो इंडिकेटिव प्लान में दिखता है, या कह सकते हैं आप निर्देशात्मक प्लान में दिखता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, उसमें टैक्स रिबेट मिलता है कि आपको कर नहीं देना है, कर भी देना है तो बहुत कम देना है। आप इंडस्ट्री लगाइए, उस एरिया को डेवलप कीजिए, इकोनॉमी को डेवलप कीजिए और काम कीजिए। तो ये किसी देश के विकास के लिए जरूरी है। यहां तक समझ में आया? हाँ, तो ये अगर हम राज्य और बाजार के संबंध के आधार पर देखें तो योजना को दो वर्गों में बांटा जाता है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, या आप कह सकते हैं
कि केंद्रीय आदेशात्मक और निर्देशात्मक। अब अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की योजना थी, तो ये दोनों ही नेचर की योजना थी। 1991 के बाद से निर्देशात्मक हो गया या इंडिकेटिव हो गया, और उससे पहले 1951 से लेकर के 1991 तक लगभग 40 वर्षों तक हमारी स्कीम कैसी थी? इंपैरेटिव थी, आदेशात्मक थी। क्लियर है? अब दूसरा टाइप है टाइप्स ऑफ प्लानिंग का या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग का। दूसरा प्रकार होता है समय अवधि के आधार पर, टाइम के आधार पर। दूसरा टाइप ऑफ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या आप कह सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन या समय के आधार पर। अब समय के आधार पर भी इसको कई वर्गों में बांट दिया गया है। समय के आधार पर अगर बांटना हो तो हम इसको कैसे बांटेंगे, बता सकते हैं? अब समय के आधार पर इस, हाँ बोल। वेरी गुड, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आइए अब देखते हैं टाइम के आधार पर। तो टाइम के आधार पर इसको मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक टाइम होता है निश्चित अवधि, निश्चित अवधि के आधार पर या फिक्स टाइम के आधार पर, और दूसरा होता है रोलिंग या अनवरत, रोलिंग या अनवरत, इसके आधार पर। इसका कोई टाइम नहीं है, 1 साल चलेगा, फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, फायदा हुआ तो, नहीं फायदा हुआ देन उसको खत्म कर दिया जाएगा, दूसरा स्कीम लाया जाएगा। देखते हैं। अब आइए हम एक पहले इसको देखते हैं। भारत का जो सबसे लोकप्रिय या सबसे ज्यादा समय तक जिस मोड पर प्लानिंग ने काम किया वो फिक्स टाइम वाला ही था, यानी कि उसका समय निर्धारित था। अब इसको भी हम लोग 3 वर्गों में बांट देते हैं। एक वो है जो मान लो शॉर्ट टर्म के लिए है, वार्षिक, एनुअल, 1 वर्ष के लिए हमने प्लान बनाया, उसके बाद वो प्लान खत्म हो गया। दूसरा है मिड टर्म या मध्यकाल, जैसे 5 वर्ष के लिए, ये 1 वर्ष के लिए हो गया, दूसरा 5 वर्ष के लिए। और तीसरा है लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि के लिए, ये 20 साल, 30 साल, इतने वर्षों के लिए हम प्लान बना रहे हैं। याद रखिए भारत में ये तीनों ही पैटर्न अपनाए गए, अलग अलग योजना के लिए अलग अलग तरह के पैटर्न को हमने एडॉप्ट किया। समझ में आ रहा? हाँ, अब अगर हम कहें कि 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए कौन सा स्कीम था, आपको याद है कुछ? 1 वर्ष और 2 वर्ष के लिए भी स्कीम था, जिसमें हम लोग याद आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं थोड़ी सी और। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 5 ईयर प्लान, क्योंकि हमारा प्लान 5 ईयर प्लान के ही नाम से जाना जाता है। 5 वर्ष या 5 वर्ष, आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष के लिए स्कीम बनाया गया है। और ये स्कीम 1 वर्ष वाला छोड़ दीजिए, 1 वर्ष वाला एक बार 2 बार ही लागू किया गया है। दूसरा है जो पंचवर्षीय, पंचवर्षीय स्कीम में किसी भी योजना को 5 वर्षों के लिए, 5 इयर्स के लिए बनाया जाता है। कोई भी गोल, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, परिवहन, जो कुछ भी लक्ष्य हमने सेट किया, हम प्लान में क्या करते हैं? यही सब ना करते हैं। रोजगार, गरीबी निवारण, आप भी यही सब करते हैं। खाद्य सुरक्षा, जो आप करते हैं, जैसे जैसे आप करते हैं वही सरकार पूरे भारत लेवल पे करती है। आप अपने लेवल पे, अपने परिवार के लेवल पे करते हैं, भारत की सरकार पूरे भारत को ध्यान में या पूरे भारत को परिवार मान करके करती है।
तो जब 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए गोल सेट कर दिया गया। और ये चीज आपको हर जगह मिलेगा, चीन में मिलेगा, रसिया में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, भारत में मिलेगा। ये जितने भी देश हैं जिन्होंने अपने विकास की एक लक्ष्य को हासिल किया है, वो सब के सब, चाहे श्रीलंका ले लीजिए, ये सब के सब देश अपने मध्यकालीन प्लानिंग के माध्यम से ही अचीवमेंट हासिल किया। बोलो विकास, कुछ पूछना है? सब आप जितने भी स्कीम देख रहे हो, आप योजना को नहीं समझे। जैसे ये समझ लो, उसके बाद बता देते हैं और थोड़ा दूसरे तरीके से योजना को। तो 5 ईयर प्लान कई देशों में चला, चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, रसिया, ये सब जगह 5 ईयर और 7 ईयर यानी मिड टर्म स्कीम ही चलाया गया, प्लान लाया गया। 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए, इतने सालों में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना है। अब आपने पूछा कि सर जितने भी स्कीम लाए गए वो योजना के तहत ही लाए गए, तो ऐसे समझ लो, योजना क्या है? योजना है एक स्ट्रैटेजी, रणनीति। आप बिना योजना का कुछ काम नहीं करते हो। बिना योजना का कौन काम करता है? तो पशु करता है। मानो हर एक कदम योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलता है। जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलता है उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हर एक काम छोटा से छोटा लेकर के बड़ा से बड़ा तक हम योजना कहीं करते हैं। जैसे सुबह में उठे, आंख खोल ले, तो हमारा योजना है कि 1 घंटे के अंदर में हमको फ्रेश हो जाना है। उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। जैसे ही हम फ्री होंगे देन हम अपने ऑफिस जाएंगे, क्लास जाएंगे, या कहीं जाना है तो हम वहां जाएंगे, या फिर घर में रह के मूवी देखेंगे या इंटरटेनमेंट करेंगे, जो भी है। हम हर दिन, हर पल, हर क्षण योजना में ही जीते हैं। अगर यही काम सरकार करे तो क्या दिक्कत है? और अच्छा है। सरकार भी अगर टारगेट कर ले कि हमको 5 साल में ये सब चीज जनता को दे देना है, तो अभी हमारा देश खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा। उसी को योजना कहते हैं। तो इस योजना को लागू करने के लिए कई काम किए गए, जैसे स्कीम लाए गए। मान लो हमने योजना बनाया कि हमको 5 वर्षों में महिलाओं की में साक्षरता दर को 55% से बढ़ा करके 65% कर देना है। हमने योजना बना लिया, हम सरकार हैं। मान लो हम केंद्र की योजना है, तो हम केंद्र की सरकार ने हमने प्लान बनाया कि 5 वर्षों में हमको अपने महिलाओं का साक्षरता दर 55 से 65% कर देना है। अब इस साक्षरता दर के लिए हमको क्या क्या करना होगा? तो स्कूल कॉलेज खोलना होगा ना। महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना होगा कि भैया पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करेंगे तो आपका जॉब, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगी, पति पर डिपेंडेंट नहीं होगी, परिवार पर डिपेंडेंट नहीं होगी। आप अपने बच्चे को वो सब कुछ दे पाएंगे जो आपको नहीं हासिल हुआ था, वगैरह वगैरह। तो जागरूकता फैलाएंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे, शिक्षक हायर करेंगे। क्लियर है? शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा साक्षरता को बढ़ाने के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी कि अधिक से अधिक लोग इस योजना में शामिल हों, तभी तो जाकर के 55 से 65% एजुकेशन रेशियो होगा। अब मान लो ये सब कुछ करने के लिए हमने तरह तरह के स्कीम ला दिए। अब स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमने स्कूल चलो योजना ला दिया, या हमने ला दिया फ्री में साइकिल देना, महिलाओं को फ्री साइकिल वितरण योजना। फिर हमने ला दिया स्टूडेंट को और भागीदार करने के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस तरह से हम कई तरह के योजना या स्कीम चलाते हैं, और उस स्कीम के माध्यम से अधिक भागीदारी, अधिक से अधिक जागरूकता, अधिक से अधिक। अब स्कूल कॉलेज खोलना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर खोलने के लिए हम स्कीम चालू कर दिए कि भैया कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अगर स्कूल खोलेगी, खोल सकती है, सरकार उसको टेंडर निकालेगी, आप लीजिए स्कूल खोलिए, खोल करके चलाइए, या प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी। तो ये सारे के सारे स्कीम के माध्यम से इसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। सरकार, केंद्र की सरकार ऊपर से बजट रिलीज कर देगी, बजट जारी कर देगी, उसी खर्चे में 5 वर्षों में ये सारे काम अचीव कर लेने हैं। क्या अचीव करना है? 65% की साक्षरता दर। तो योजना बना, प्लान बना, दिल्ली में ऑफिस में
एसी ऑफिस में बैठ करके, काहे के लिए भैया, देश की साक्षरता दर को महिला साक्षरता दर को 55% से 65% बढ़ाना है, और 55% से 65% बढ़ाने के लिए ये सब काम करने होंगे, और ये सब काम करने के लिए हमने अलग अलग स्कीम निकाल दी। बहुत सारे स्कीम, हमारे यहाँ हजारों स्कीम है। वो स्कीम क्या है? वो सब के सब योजना का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है। अगर वो प्लानिंग नहीं होता सबका, गरीबी के लिए अलग स्कीम, बेरोजगारी दूर करने के लिए अलग स्कीम, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग स्कीम, शिक्षा के लिए अलग स्कीम, पेंशन के लिए अलग स्कीम, बीमा के लिए अलग स्कीम, विवाह के लिए अलग स्कीम, वृद्धों के लिए अलग स्कीम, किसानों के लिए अलग स्कीम, मजदूरों के लिए अलग स्कीम, पूंजीपतियों के लिए अलग स्कीम, उनके लिए भी स्कीम है, सबके लिए स्कीम बनाया गया। और उस स्कीम का हिस्सा, वो स्कीम किसका हिस्सा है? वो स्कीम है योजना का हिस्सा है प्लानिंग का। इज दैट क्लियर? यानी प्लानिंग वो थॉट है, वो ढांचा है जिसमें भारत को 70 वर्षों तक, भारत की अर्थव्यवस्था के 70 वर्षों को तक ढाला गया, उसको दिशा दिया गया। समझ में आया? तो ये हुआ मिड टर्म, जो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष के लिए। अब आइए लॉन्ग टर्म स्कीम देखते हैं। लॉन्ग टर्म स्कीम 20 साल 30 साल के लिए होता है। लॉन्ग टर्म स्कीम भी भारत में लाया गया। भारत में दोनों ही तरह का स्कीम रहा, टाइम बॉन्ड स्कीम भी रहा, निश्चित समय अवधि वाला भी, और रोलिंग भी रहा, अनवरत भी। तो अभी हम टाइम बॉन्ड वाला देख रहे हैं। टाइम बॉन्ड कितने तरह का होता है? 3 तरह का, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। मिड टर्म कितने? 5 वर्ष से 7 वर्ष 10 वर्ष तक वाला। शॉर्ट टर्म कौन? 1 वर्ष 2 वर्ष वाला, वो भी है हमारे यहाँ। अब आइए लॉन्ग टर्म वाला देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म दरअसल कितने वर्ष का होता है? तो लॉन्ग टर्म को अगर देखें तो यह 20 साल 30 साल इस तरह की अवधि के लिए होता है। जैसे आप देखिए, आपके कई ऐसे स्कीम है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण नीति, जो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो प्लानिंग लाया गया, वो प्लानिंग क्या था? वो लॉन्ग टर्म है। उसमें क्या था? वर्ष 2000 में हमने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इस नीति में यह कहा गया कि वर्ष 2045 तक, अब सोचो 45 तक हमको अपनी जनसंख्या को स्थिर कर देना है। ग्रोथ रुक जाना चाहिए, जन्म दर कम हो जाना चाहिए। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म स्कीम, यानी 45 वर्षों के लिए। अभी जनसंख्या कम 1 वर्ष 2 वर्ष में तो होगा नहीं, 5 साल में तो होगा नहीं, विवाह करने से लोग मानेंगे नहीं, संतान उत्पत्ति करने से लोग मानेंगे नहीं। तो 1 साल 2 साल में ये लक्ष्य नहीं अचीव हो सकता है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म लाया गया। क्यों भैया लॉन्ग टर्म लाया गया? क्योंकि इसमें लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा, लोगों को वो हेल्थ सुविधाएं भी, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं भी देनी होगी, ताकि उनके बच्चे मरे नहीं, बीमार ना पड़े। पहले लोग अधिक से अधिक क्यों संतान उत्पत्ति करते थे? क्योंकि उनको डर होता था कि अगर एक बच्चा है रहेगा तो दिन हो सकता है कल को नहीं रहे, 2 तो रहेगा, और कमाने वाला खिलाने वाला। ये भी था कि 1 आंख का आदमी काला होता है, 2 आंख कम से कम होना चाहिए। तो सरकार ने निकाला हम 2 हमारे 2, और कुछ कम्युनिटी, कुछ समुदाय में क्या है कि हम 2 और हमारे गिन लो। हमारे कितने हमको भी नहीं पता, हम 2 हमारे गिन लो। लेकिन जो यहाँ के बहुसंख्यक आबादी है वो हम 2 हमारे 2 में निपट गई कि हम 2 हैं और हमारे 2। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके 4-4 5-5 संतानें हैं। तो सरकार योजना कैसे करेगी? उनको बंद तो करवा नहीं सकती, उनको मार तो सकती नहीं, उनको सजा तो दे नहीं सकती, अदरवाइज बगावत हो जाएगा। कोई भी नागरिक कहेगा ये मेरी क्षमता है, मेरी शक्ति है, हम जो चाहें वो करेंगे, या हमारा लुकआउट है, आप क्यों हस्तक्षेप करेंगे? तो इस तरह का संवेदनशील मुद्दा जो 1 वर्ष 2 वर्ष में नियंत्रित नहीं हो सकता है, लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान लाए। समझ में आया? और इसके लिए हमें कई काम करने थे, जैसे लोगों को शिक्षित करना था, जागरूक करना था, स्वास्थ्य सुविधा देना था, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा देना था, रोजगार की गारंटी देनी है, पता नहीं कई तरह की चीज देने हैं, और इसके बाद ही हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम लाए। इसी तरह से कृषि के विकास के लिए, कृषि जैसे किसानों की आय या किसानों का से संबंधित जो हम पॉलिसी लाए, वर्ष 2000 में ही लाए थे हम राष्ट्रीय कृषि नीति। राष्ट्रीय कृषि नीति, ये भी इस नीति के अंतर्गत भी वही लक्ष्य था कि वर्ष 2020 तक हमको किसानों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देना है,
उनकी आय दोगुनी कर देनी है, उनको सिंचाई का सुविधा प्रोवाइड कर देना है, उनको उन्नत बीज प्रोवाइड कर देना है, उनको कीटनाशक दे देना है, और कुल मिलाजुला करके उत्पादन के मामले में हमको पूरे दुनिया में हमें आत्मनिर्भर बन जाना है। तो ये एक दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष में नहीं हो सकता है, इसे हमें लॉन्ग टर्म में ही यूज करना होगा। इसीलिए इस तरह की योजना या इस तरह की स्कीम के लिए हम लॉन्ग टर्म है। इसी तरह से नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो वो भी वर्ष 2002 में आया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये सब वर्ष याद रखना है। ये सब क्वेश्चन है पीटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे कि वह भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति कब आया था, तो 2000 में आया था। जनसंख्या नीति कब आया था, तो 2000 में आया था। ये सब क्वेश्चन है, याद रखना है, और मेंस में भी आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आया था जनसंख्या नियंत्रण, कृषि नीति और स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, वर्ष 2002 में आया था। इसमें भी क्या रखा गया था, तो 17 तक, वर्ष 2017 तक हमको हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक कस्बा को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कर देना है। इसी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, मतलब वो सारे पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म में ही अचीव किए जा सकते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष में नहीं अचीव किए जा सकते हैं, उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म प्लान भी अपनाया। क्लियर है? तो ये हुआ 3 तरह का टाइम के आधार पर। टाइम के आधार पर हमने 2 वर्गों में क्लासिफाई किया था। एक तो टाइम बॉन्ड या समय, निश्चित समय अवधि के आधार पर, और दूसरा रोलिंग। अब दूसरा आता है रोलिंग पर। यहां तक क्लियर है? दूसरा टाइप है रोलिंग या अनवरत। रोलिंग प्लान हम क्यों लाए? रोलिंग प्लान हम इसलिए लाए, दरअसल ये पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, वर्ष 1974 की बात है। रोलिंग प्लान भारत में 1974 में आया था, याद रखना। भारत में उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कब आया था, और उस समय भारत में 74 में 5वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था। इसी पंचवर्षीय योजना में हम गरीबी निवारण का लक्ष्य लाए थे, गरीबी हटाओ। इसी पंचवर्षीय योजना में हम लोग नारा दिए थे, गरीबी हटाने का नारा। हम लोग पढ़ेंगे, पहला से लेकर 12वां तक जब पढ़ेंगे प्लान, तो उसके कैरेक्टर, लक्ष्य सब कुछ पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजी, मॉडल क्या था, वो सब हम लोग बात करेंगे। तो दरअसल रोलिंग प्लान को 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो वर्ष 1974 से 79 तक चलने वाला था, उसको 1978 में 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। 1978 में जनता पार्टी की सरकार 1974 में आई थी, और उस 74 से 79 तक, 74 से लेकर के 79 तक हमारा 5वां पंचवर्षीय प्लान चलने वाला था। यह प्लान चौथे वर्ष के समाप्त, 5वें वर्ष के आरंभ में खत्म कर दिया गया, यानी 1 वर्ष पहले ही इसको खत्म कर दिया गया, और उसके जगह पे लाया गया रोलिंग प्लान, अनवरत प्लान। अनवरत प्लान यानी कि ये प्लान ऐसा प्लान है कि आज हमने बनाया, लक्ष्य निर्धारित किया, हमने स्कीम बनाया कि भैया आने वाले 1 साल में हमको शिक्षा का ग्राफ इतना कर लेना है। अब हमने पता किया कि भाई हमको 10% या 5% एजुकेशन का ग्रोथ को बढ़ाना है। पता चला हम जिस लक्ष्य को लेकर के चले थे वो लक्ष्य मेरा हासिल नहीं हो रहा है, देन हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। या हो सकता है ये हमको पता चला कि 5% हमने हासिल कर लिया, उससे ज्यादा ही हासिल किया, देन हम इसी प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे अगले साल भी। अगर नहीं हासिल होगा देन उसको डिसॉल्व कर देंगे। इसको कहा गया रोलिंग प्लान, जो 1971 में 78 में इंप्लीमेंट हुआ था। 74 में सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और 78 में ये प्लान को लाया गया था। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। ठीक है? तो ये टाइम बॉन्ड के आधार पर हो गया, और बाकी जो 2 कैटेगरी है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।